हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो आप देख रहे हो लर्न विद हैरी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। ये आज का हमारा नया टॉपिक है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वाटरशेड मैनेजमेंट एंड इट्स नेसेसिटीज। जो वाटरशेड होता है वो जनरली क्या होता है गाइस, एक वाटर बॉडी होती है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी। तो जो कंटेंट है हमारा, इंट्रोडक्शन टू वाटरशेड, नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स, नेसेसिटीज़, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग मेजर्स, इम्पैक्ट ऑफ वाटरशेड डिग्रेडेशन, एप्लीकेशन ऑफ वाटरशेड, एडवांटेजेस एंड कंक्लूजन। ओके गाइज, ये सब टॉपिक हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। व्हाट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट? सो गाइज, वाटरशेड जो है एक, इसका जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ओके, द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज टू प्रोवाइड डिजायर्ड गुड सर्विसेज विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग सॉइल एंड वाटर। सो गाइज, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर लैंड और वाटर को प्रॉपर वे में गाइड एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स, टू प्रोवाइड डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अफेक्टिंग सॉइल एंड वाटर। ओके, watershed is not simply a hydrological unit but also socio-political ecological entity। watershed सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल यूनिट नहीं है, बट इट इज़ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल एंटिटी विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग फूड, सोशल, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज टू रूरल पीपल। जो लाइफ सपोर्ट सर्विसेज होती है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी जो है वाटरशेड के थ्रू रूरल पीपल्स को प्रोवाइड की जाती है। सोशल इम्प्रूवमेंट, पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट, इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ें जो है वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करने के बाद इम्प्रूव हो जाती है इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो गाइज, जो क्रॉस सेक्शन होता है वाटरशेड का वो जनरली इस फॉर्मेट में होता है। जो वाटर आता है एक्सेसिव रन ऑफ होने के बाद जो वाटरफॉल होता है, तो वो वाटर हम लोग को इस डायरेक्शन से हमारा इन होता है वाटरशेड के अंदर, इस वाटर बॉडी के अंदर। एंड देन जो वाटरशेड है उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है, इधर से वेजिटेशन कवर दिया गया है। एंड देन ये जो है रिवर के माउथ से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्वीफर भी दिया गया है। ये जो है एक्वीफर है जो कि हमारा ग्राउंड वाटर है, वो टेबल ये इंडिकेट कर रहा है। ओके गाइस, तो जनरली ये जो है हमारा वाटरशेड का क्रॉस सेक्शन है। नेक्स्ट इज़ बेसिक डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। सो गाइज, वाटर साइकिल, अभी जो हम लोग वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये जनरली हमारा जो है डिपेंड होता है वाटर साइकिल के ऊपर कि उस एरिया में कितने अमाउंट में रेनफॉल होता है, कितने अमाउंट में प्रेसिपिटेशन होता है। कम्प्लीटली जो है वहाँ के जो हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन है उसकी स्टडी करने के बाद ही हम लोग वहाँ पर वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, इसलिए हमें वाटर साइकिल का समझना बहुत ज़रूरी है। वाटर साइकिल के अंदर जनरली जो होता है, जो रन ऑफ होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो जो रन ऑफ होता है ग्राउंड के ऊपर, वो फ्लो होकर ग्राउंड वाटर बॉडीज़ के अंदर जाता है। एंड देन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है परकोलेट होता है बॉडी के अंदर, जिसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। और ग्राउंड वाटर फ्लो के फॉर्म में वो अंडरग्राउंड मतलब एक्वीफर को मिल जाता है, वाटर टेबल इम्प्रूव होता है जिसके थ्रू। एंड देन सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है रन ऑफ होता है, ग्राउंड रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ जिसको हम लोग कहते हैं। एंड देन ड्यू टू अभी हमारा जो समर सीज़न के अंदर इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन जो है प्लांट्स के अंदर से होता है, जो वाटर जो है उसका इवापोरेट होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन जो ओपन सरफेस वाटर बॉडीज़ होती है उसके अंदर से भी वाटर जो है इवापोरेट होता है। एंड देन इवापोट्रांसपिरेशन, जो प्लांट्स के अंदर से वाटर इवापोरेट होता है उसको हम इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है। एंड देन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कंडेंसेशन होता है, जो वेपर्स बने हुए हैं
वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम प्रेसिपिटेशन होने लगता है। जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है एंड देन वाटर जो है ग्राउंड पर आ जाता है, क्लाउड से जो है प्रेसिपिटेशन होने लगता है। ओके, सो ये कंप्लीट वाटर साइकिल है जिसको कंप्लीट होने के लिए एटमोस्ट 8 to 10 मंथ्स लगता है ड्यूरेशन। सो जब वाटर प्रेसिपिटेशन होता है तो सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है गाइस रन ऑफ के फॉर्म में इधर से फ्लो होता है सरफेस पर, जो कि लेक्स को, रिवर्स को एंड सीज को जाकर मिलता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है अंडरग्राउंड जो है परकोलेट होता है, जिससे कि वाटर टेबल इम्प्रूव होता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर फ्लो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। जो बेसिक प्रिंसिपल है वाटरशेड मैनेजमेंट के, सो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ऑन वाटरशेड बेसिस ensure sufficient use of available water and other natural resources like fauna, flora, cattle, soil, climate and human beings for an ultimate benefit of mankind without disturbing the natural ecosystem। ओके, जो वाटर का यूज़ है हम लोग एकदम प्रॉपर वे में एफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर से, तो वो इम्प्रूव हो जाता है और विदाउट डिस्टर्बिंग एनी काइंड ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम हम लोग को प्रॉपर बेनिफिट हम लोग इसका उठा सकते हैं। ओके, इट हैव इंटीग्रेटेड अप्रोच इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर हार्वेस्टिंग, मॉइस्ट कंजर्वेशन, यूज टू इम्प्रूव सीड्स, इम्प्लीमेंटेशन, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। अभी हम लोग को प्रॉपर अमाउंट में जब वाटर मिल रहा है क्रॉप के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली बढ़ जाती है। ओके, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एंड देन हॉर्टिकल्चर के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना एंड देन लेटर ऑन ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ वाटर, वो पीरियड के अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, watershed management involves the combination of practices for overall development of watershed area। तो watershed management जो है इसके अंदर combination of practices है, different types of practices है जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट है वाटरशेड एरिया का, उसके वास्ते यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? सो वाटरशेड मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि वाटरशेड जो है मोर देन वन वे के अंदर लाइफ को सस्टेन करता है। इससे बेनिफिट जो हम लोग को प्रोवाइड होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसका कहना ये है कि 450 बिलियन डॉलर इन फूड्स एंड फाइबर और मैन्युफैक्चर जो है वाटरशेड के ऊपर डिपेंड है। ओके, जो हेल्दी वाटर सप्लाई करता है। सो गुड्स हो गए, टूरिज़्म हो गया, फूड्स हो गए, फाइबर मैन्युफैक्चर हो गया, ये सब चीज़ें जो है इसके ऊपर वाटरशेड के ऊपर डिपेंड करती है। दैट्स वाई प्रॉपर वाटरशेड प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर आवर कम्युनिटी। और ये रीज़न है कि प्रॉपर वाटरशेड प्रोटेक्शन हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। Watershed protection is a means of protecting lake, river or stream by managing the entire watershed that drains into it। So guys, watershed protection का दूसरा जो बेनिफिट है वो हम लोग को जो वाटर बॉडीज़ है लाइक लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, इनको प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज जो भी रन ऑफ हो रहा है हमारा सरफेस रन ऑफ जिसको कहते हैं हम, उसकी वजह से जो एक्सेसिव रेनफॉल होता है, जो एक्सेसिव रेनफॉल होता है गाइस, उसकी वजह से जो है ये जो वाटर बॉडीज़ होती है लाइक लेक्स एंड रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ये जो है ब्रेक होने लगती है। सो जो एक्सेसिव रन ऑफ होने वाला है वो वाटर हम लोग डाइवर्ट करके हमारे वाटर शेड के अंदर इन कराते हैं और जिसकी वजह से इनको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाता है, मतलब प्रोटेक्शन हो जाता है लेक्स का, रिवर्स का एंड स्ट्रीम्स का। ओके, कोटापल्ली वाटरशेड एक एग्जांपल है वाटरशेड एरिया का जो कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिस गाँव का नाम है कोटापल्ली और वहाँ पे वाटरशेड कंस्ट्रक्ट किया गया। ओके, दिस वाटरशेड इज़ अ पार्ट ऑफ म्यूसिस बेसिन ऑफ कृष्णा रिवर। सो गाइज ये जो है
कृष्णा रिवर के सब बेसिन में मतलब साइड को कंस्ट्रक्ट किया गया है। बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर शेड कोटापल्ली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ प्रोडक्टिविटी, लॉ इनकम, लॉ एम्प्लॉयमेंट एंड हाई पॉवर्टी विलेज। सो बिफोर कंस्ट्रक्शन वाटर शेड के कंस्ट्रक्ट करने से पहले कोटापल्ली की जो पहचान थी वो थी लॉ प्रोडक्टिविटी, लॉ इनकम, लॉ एम्प्लॉयमेंट एंड हाई पॉवर्टी, मतलब बहुत गरीब गांव था। एंड इसकी जो क्वालिटी थी देखिए, ये पूरा प्रोसेस जो था, ये जो पहचान थी इस गांव की इसलिए थी कि यहाँ पे वाटर का क्राइसिस था। बट आफ्टर 1999 इक्रिसैट एंड लोकल एनजीओज स्टार्टेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन कोटापल्ली। 1999 के बाद इक्रिसैट एंड लोकल एनजीओ ने मिलकर जो है वहाँ पे वाटरशेड डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बनाने की सोच लिए। एंड दे यूज़ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच। जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। आफ्टर डूइंग सम इंटरवेंशंस ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 7% टू 32%। अभी जो वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहाँ पे जो चेंजेस आए वो है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो गया 7% से लेके डायरेक्ट 32%। ओके, आउटफ्लो जो रन ऑफ होता है वो रिड्यूस हो गया 37% से 9% पर। इतना सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है रन ऑफ होता था वहाँ पे वो रिड्यूस हो गया। टोटल रेनफॉल क्रॉप ईल्ड इंक्रीज बाय 2 to 5 टाइम्स। जो क्रॉप ईल्ड है, जो इनकम हमें क्रॉप के प्रोडक्शन मिलता है, तो वो 2 to 5 टाइम्स डायरेक्टली इंक्रीज़ हो गया मानसून सीजन का जो होता है। एंड इरिगेशन पोटेंशियल इंक्रीज 13% टू 31%। जो इरिगेशन पोटेंशियल है वो भी इम्प्रूव हो गया एज कम्पेयर टू प्री डेवलपमेंट स्टेज बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटरशेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। Therefore, the construction of watershed in Kotapalli has significantly increased crop productivity, reduced poverty and increased employment opportunity to Kotapalli peoples. Okay guys, so यहाँ पे डायरेक्टली जो है आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटरशेड यहाँ के लोग अमीर होने लगे हैं। वहाँ का जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, पॉवर्टी कम हो गई है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बढ़ गई है। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। जो वाटरशेड है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सो फर्स्टली टू इम्प्रूव लाइवलीहुड। अभी जिस एरिया में वाटर की क्राइसिस है वहाँ का जो लाइवलीहुड होता है वो बहुत पुअर होता है, मतलब लोगों का जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है बहुत वीक होती है। ओके, सो वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो है हमारा जो लाइवलीहुड हो वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लैंड इंक्रीज़ हो जाती है। टू प्रोटेक्ट और मैनेज दी वाटरशेड। वाटरशेड को प्रोटेक्ट करना होता है और मैनेज करना होता है। टू मिनिमाइज नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्राफ्ट्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं लाइक फ्लड्स, ड्राफ्ट्स और लैंडस्लाइड्स, इसको मिनिमाइज़ किया जाता है, क्योंकि जो वाटर होता है एक्सेसिव रन ऑफ की वजह से ये सब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं और हम लोग जो एक्सेसिव रन ऑफ है उसी को वाटरशेड के अंदर यूटिलाइज़ करने वाले होते हैं। सो ये जो है पूरे जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इन्हांस नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। अब जो वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग उसकी वजह से नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो है प्रोटेक्ट भी होंगे एंड इम्प्रूव भी होंगे, इन्हांस भी होंगे। टू प्रोटेक्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है हमारा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। टू इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ लैंड टू होल्ड दी वाटर। जो लैंड है उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है वाटर को हेल्ड करने की। ओके, टू मिनिमाइज द इरोजन एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। गाइस, जब सॉइल का इरोजन होता है ड्यू टू लैक ऑफ वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन, सो उसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम लोग वहाँ पे वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करेंगे इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहाँ की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएंगे एंड सॉइल इरोजन जो है कम हो जाएगा। टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल। जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है कॉमन पीपल्स की वो जो है हमारी इम्प्रूव होएंगी, क्योंकि उस एरिया के अंदर वाटरशेड कंस्ट्रक्ट होने के बाद वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली है। सो इनडायरेक्टली सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, द कम्युनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया विल गेट इम्प्रूव्ड। ओके, टू प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड कम्युनिटी।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे होने वाली है। ओके, टू मैक्सिमाइज पीपल्स पार्टिसिपेशन, गाइज ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि पीपल्स पार्टिसिपेशन अगर मैक्सिमाइज होगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होंगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट। सो डिफरेंट फैक्टर्स जो है जो वाटरशेड के मैनेजमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है वो है साइज़ ऑफ वाटरशेड, शेप ऑफ वाटरशेड, स्लोप, लैंड यूज़, वेजिटेशन कवर, प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी। सो ये सब फैक्टर्स की डीपली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर भी हम लोग वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, बिकॉज वहाँ पे किस साइज़ का वाटरशेड कंस्ट्रक्ट करना अफोर्डेबल रहेगा और बेस्ट भी रहेगा, उसकी शेप और साइज़ क्या प्रोवाइड करना चाहिए, लैंड स्लोप कैसा होना चाहिए, लैंड यूज़ कितना करना चाहिए, किस वे में करना चाहिए, वेजिटेशन कवर प्रोवाइड करना चाहिए या ना करना चाहिए, उसके बाद प्रेसिपिटेशन वहाँ पे कितना होता है, वहाँ के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन क्या है एंड हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। तो ये सब फीचर्स की स्टडी करना हमें वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। ओके, इंजीनियरिंग मेजर्स, जो इंजीनियरिंग मेजर्स है वाटरशेड मैनेजमेंट के वो हम लोग देखने वाले हैं। परकुलेशन टैंक्स, मेजर एंड माइनर चेक डैम्स, टेरेसिंग, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वाटर सप्लाई अरेंजमेंट, सस्टेनेबल फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इन सब के अंदर जो है हम लोग वाटरशेड को यूज़ कर सकते हैं। नॉन इंजीनियरिंग मेजर्स, फार्म एंड फॉरेस्ट्री, फार्म एंड फॉरेस्ट्री के लिए भी हम लोग वाटरशेड को यूज़ कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, जबकि अगर फार्मर को वाटर का सोर्स अवेलेबल नहीं रहा तो उसको जो है जो सीज़न में जो क्रॉप आता है वही खेत के अंदर जोतना पड़ता है, लेकिन अगर उसको वाटर मिल जाए वाटर शेड के थ्रू तो वो क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं। नेचुरल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, नेचुरल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स लाइक पॉन्डिंग हो गया, हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ये टेक्निक्स हम लोग को एडॉप्ट करना चाहिए। ओके, इम्पैक्ट ऑफ वाटर शेड डिग्रेडेशन, जो वाटर शेड डिग्रेडेशन होता है उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। सो गाइज, ट्री एंड वेजिटेटिव कवर जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है, वाटर अवेलेबिलिटी जो है वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और वाटर की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डायरेक्टली रिड्यूस हो जाती है क्योंकि सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जो है सॉइल का भी बढ़ जाता है, रन ऑफ जो होता है इन दैट पर्टिकुलर एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, एंड देन डिक्रीज़ इन ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना है वो भी डायरेक्टली डिक्रीज़ हो जाता है। एप्लीकेशंस, जो वाटर शेड है इसके एप्लीकेशंस क्या है। सो गाइज, ये जो डैम्स है, म्यूनिसिपल सीवेज है, फार्म लेक्स है, रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स एंड हाउस होल्ड वाटर वेस्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स, इसके अंदर जो है हम लोग वाटर शेड को यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। सो गाइज, जो मेन एडवांटेज है इसका, इट ओवरकम वाटर क्राइसिस, जो वाटर क्राइसिस के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज वाटर क्राइसिस इन दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर वाटर शेड इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड वहाँ का डायरेक्टली कम हो जाता है। इट सर्व द ट्रीज़ एंड प्लांट्स, जो ट्रीज़ एंड प्लांट्स होते हैं इनको सर्व किया जाता है। इट सर्व द एक्वेटिक एनिमल्स, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है जो कि वाटर बॉडीज़ के अंदर रहते हैं उनको सर्व करता है। ओके, इट यूज़ टू मिनिमाइज टेम्परेचर, वाटर का जो इन दैट पर्टिकुलर एरिया जो लैंड का टेम्परेचर है उसको कम किया जाता है। इट इज़ यूज टू राइज अप ग्राउंड वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, मॉइस्चर कंजर्वेशन, जो प्रोडक्शन होता है सॉइल लैंड मतलब जो लैंड से हमें क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, सो ये इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। टू मेंटेन सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर, जो सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन है इन दैट पर्टिकुलर एरिया वो जो है मेंटेन रहती है एंड इम्प्रूव हो जाती है। ओके, कंक्लूजन, वी हैव टू पे अटेंशन ऑन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर एंड अपलैंड वाटर सोर्सेस एंड वाटर शेड्स। हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रेश वाटर का जो सोर्सेस है इनको काउंट करते रहना चाहिए, अक्सर हमें इन पर फोकस करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, और नए वाटर शेड कंस्ट्रक्ट करने की जो स्कीम्स है उसको हम लोग को स्टडी करना चाहिए। ओके,
वी हैव टू कंजर्व वाटर बाय यूजिंग स्प्रिंकलर। जो भी हम वाटर यूज़ करते हैं, जो वाटर देने के जो इरिगेशन के हमारे टाइप्स है, उसको हम जनरली जब हम लोग ओपन वाटर सप्लाई देते हैं तो उसको चेंज करके हमें स्प्रिंकलर यूज़ करना चाहिए या फिर ड्रिप इरिगेशन एडॉप्ट करना चाहिए। वी हैव टू कंजर्व वाटर बाय यूजिंग परकोलेशन टैंक्स, रिचार्ज वेल्स, अर्दन डैम्स। जो भी हम वाटर कंजर्व करने वाले हैं नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर, सो हम लोग को परकोलेशन वाटर टैंक्स बनाने चाहिए, रिचार्ज वेल्स बनाने चाहिए एंड अर्दन पॉन्ड्स भी बनाने चाहिए। वी हैव टू कंजर्व सॉइल बाय यूजिंग कंट्रोल बंडिंग, ट्रेंचिंग, बेंच टेरेसिंग। ये सब फार्मूला जो है हमें वाटर जो सॉइल है उसको कंजर्व करने के लिए यूज़ करना चाहिए। ओके, टू टेक मोर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। जो भी वाटर रिजर्वायर्स होते हैं इनका हमें सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। वी हैव टू कंजर्व रेन वाटर एंड वी हैव टू रीयूज़ द वेस्ट वाटर। जो भी रेन वाटर आएगा हमारा उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए एंड जो भी वेस्ट वाटर है उसको रीयूज़ करना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर। ओके, सो ये था आज का वीडियो गाइस। वाटर शेड के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स ज़रूर करें बिकॉज़ आपका फीडबैक जो है हमारी जो टीचिंग की क्वालिटी है उसको इंडिकेट करता है। सो थैंक यू गाइस एंड हेंड्स आवर वीडियो एंड्स। थैंक यू।